Hello to everyone, and our today's topic is scheduling. Scheduling is one of the subsequent part of production process where we identify what is the turnaround time of any of the task during the production process. काम कब से शुरू करना है, कब खत्म होगा, कितना वक्त लगेगा, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम शेड्यूलिंग एक्टिविटीज करते हैं. So scheduling can be defined as prescribing of when and where each operation necessary to manufacture a product is to be performed. कब करना है और क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कब से आपको काम शुरू कर देना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, what will be the machine used, who will be doing it. ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरी प्लानिंग होती है, इसको शेड्यूलिंग कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. And it is also defined as establishing the time at which to begin and to complete each event or operation comprising a procedure. तो कोई भी काम, कोई भी किसी भी तरह का जॉब, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट, किसी भी तरह का असाइनमेंट, कोई भी ऑर्डर, अगर आपको उसको फुलफिल करना है तो उसके लिए आप पूरे काम को, जो आपका फिनिश गुड है, उसको बनाने के पीछे आपका जो रॉ मटेरियल का, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है रॉ मटेरियल का, वो छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. और वो डिवाइड करने के बाद जब ये डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइम में कौन सी एक्टिविटी होगी, कहाँ से हम शुरू करेंगे, किस टाइम के बाद कौन सी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, या मान लिया जाएगा कि ये काम हो गया है और उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है, ये पूरा सीक्वेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको शेड्यूलिंग कहते हैं. शेड्यूलिंग बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स के ऊपर, एंड दीज प्रिंसिपल aim at planning a sequence of work so that production can be systematically arranged towards the end of completion of all the products by due date. ड्यू डेट से पहले आपको अगर मेक टू ऑर्डर प्रोडक्ट बनाना है, आपको ऑर्डर मिला है, आपको इस डेट पे डिलीवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे काम करेंगे कि जो आपका डिलीवरी डेट है या जिस दिन आपको अपना ऑर्डर डिस्पैच करना है, उसके पहले आपका पूरा सामान बन जाए. ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो अपना बैकवर्ड वर्क होता है ना, आप जो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन करते हैं, उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए. इसी को हम शेड्यूलिंग कहते हैं. तो शेड्यूलिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, एंड देयर आर 3 प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड शेड्यूलिंग प्रोसेस. शेड्यूलिंग का जो पहला प्रिंसिपल है, इट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज. प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज में होता है कि शेड्यूलिंग टेंड्स टू अचीव मैक्सिमम इफिशिएंसी व्हेन द टास्क साइज आर स्मॉल एंड ऑल टास्क आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अगर हम पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और हर एक काम को करने का टाइम लगभग एक जैसा रखें, तो शेड्यूलिंग के प्रिंसिपल के अनुसार आप उस वक्त अपनी मैक्सिमम इफिशिएंसी अचीव करते हैं. तो इसको हम ऑप्टिमम टास्क साइज प्रिंसिपल कहते हैं. द सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, यहाँ पे क्या होता है कि द प्लानिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट इम्पोजेस इक्वल लोड ऑन ऑल द प्लान्स. अगर आपके पास डिफरेंट मशीनरीज है, अगर आप बहुत सारे मशीन्स उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं या डिफरेंट प्लांट्स यूज करने वाले हैं आप एक फिनिश गुड को बनाने के लिए, तो आपको अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसे प्लान करना है कि हर एक प्लांट पे जो लोड पड़े वो इक्वल पड़े. ये नहीं कि एक प्लांट को आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और दूसरा प्लांट ऐसे ही आइडल रखा हुआ है. तो उससे क्या होगा कि आपका ये नुकसान है, बिकॉज आइडल अगर आपके मशीन्स रखे हुए हैं तो आप इफिशियंसी रीच नहीं कर सकते हैं. और किसी भी मशीन को अगर आप बहुत ज्यादा, किसी भी प्लांट सेटअप को बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो भी आपका ऑप्टिमम लेवल आप रीच नहीं कर सकते, आपकी एफिशिएंसी गिरेगी. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान यही कहता है कि काम को आप ऐसे बांटिए कि हर एक प्लांट के ऊपर इक्वल लोड पड़े. द थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस. प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है शेड्यूलिंग का, और इसमें ये कहा जाता है कि शेड्यूलिंग टेंड्स टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द वर्क इज प्लान्ड so that work hours are normally used in the same sequence. आप जब अपना शेड्यूलिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, आपका जो शेड्यूलिंग प्लान बना रहे होते हैं, तो ये शेड्यूल आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी
तभी दे सकती है जब आप अपने पूरे काम को, पूरा जो वर्क है उसको एकदम सीक्वेंस में डिवाइड करें और उसके वर्क आर डिटरमाइन करें, और एक सीक्वेंस के बाद, एक स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप हो वो तुरंत उसको फॉलो करें। तो वैसे में ही आप पूरा जो शेड्यूल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाइएगा। तो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स of scheduling, and scheduling is divided into two parts. Like, scheduling can be of two types. Any organization can go for two types of scheduling, and the scheduling is called forward scheduling and backward scheduling. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आप काम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप हो सकता है कि आप बिना किसी ऑर्डर के, आप साल भर का आपने सेल्स फोरकास्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली आपने सामान मैन्युफैक्चर किया, और आप मैन्युफैक्चर करके रखते जा रहे हैं, स्टोर करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आती है वैसे वैसे आप अपने सामान को बेचते हैं, या फिर आपने अपने वेंडर्स को उसको डिस्पैच करते हैं। साल भर आपने वैसा डिसाइड कर रखा है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप मेक टू ऑर्डर करते हैं। जब आपके पास ऑर्डर आया आप उतना ही काम करते हैं जितना कि आपको ऑर्डर आया। तो दोनों तरह के काम के लिए जो शेड्यूल होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो पहला स्टेप है, जो पहला तरीका है, जब आप पूरे साल भर का या फिर आप एडवांस में आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जितनी जल्दी हम उस प्रोडक्ट को बना सके, बना लें और बना के रख सके, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो इसको हम फॉरवर्ड शेड्यूलिंग कहते हैं। मतलब हमारे पास ऑर्डर आया चाहे नहीं आया है, हमने अपने हिसाब से, अपने फोरकास्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके लिए हमने शेड्यूल कर लिया। तो इसको हम फॉरवर्ड शेड्यूलिंग कहते हैं। तो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग इज कॉमनली यूज इन जॉब शॉप्स, और यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं, वेयर कस्टमर प्लेस देयर ऑर्डर्स और नीडेड एज सुन एज पॉसिबल। ये यहाँ पे नीडेड एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है कि ये मेक टू ऑर्डर नहीं है। मतलब आपको कोई ऑर्डर देकर के वेट नहीं करेगा, उसको जब वो सामान चाहिए तो उसको वो सामान तुरंत चाहिए, आप नहीं दे सकते तो कोई और देगा। तो वैसा तभी पॉसिबल है जब वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री की जाती हो, जब वो कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, उसको कोई वेंडर उसको अपने पास स्टोर करके रखता हो। तो ये स्टोर तभी हो सकता है जब प्रोडक्ट पहले से बना हुआ हो। तो प्रोडक्ट अगर पहले से बना हुआ है, मतलब आपने एडवांस में बना के रखा, सपोज बिस्किट्स, आपकी बेकरी फर्म है और आप बिस्किट और केक दोनों बनाते हैं, तो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में बेसिकली आप बिस्किट्स बनाएंगे, जिसमें कि आपको पता है कि साल भर में आपका, मान लीजिए कि 50 टन या 100 टन या 1000 टन आपका बिस्किट बिक जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आपको पता है कौन सा फ्लेवर आपका ज्यादा चलता है, तो आपने पहले से, आप हर महीने एक टारगेट रखते हैं कि मुझे इतना बिस्किट बनाना है, और बना के आप फिर अपने जो, आपके जो भी वेंडर होंगे, जो भी आपके होलसेलर्स हैं, आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको आप अपना सामान दे देते हैं। अब उनका है कि उनको कैसे बेचना है। तो दिस इज बेसिकली फॉरवर्ड शेड्यूलिंग, जहां पे कंज्यूमर आपके लिए वेट नहीं करेगा और उसको जब वो सामान चाहिए उसको तुरंत चाहिए। मतलब योर प्रोडक्ट शुड बी विद द रिटेलर। तो इस तरह के सीक्वेंस को फॉरवर्ड शेड्यूलिंग कहा जाता है। यहाँ पे स्टार्ट और फिनिश टाइम डिपेंड करता है कि आपको क्या काम पहले होगा, या फिर आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, उससे आप क्या चीज जल्दी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम मेक टू ऑर्डर नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो भी हमारा वर्क सेंटर फ्री है, हम जो काम पहले कर सकते हैं हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, आई एम मेकिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट, कि हम एक महीने में क्या बेचेंगे, एक साल में क्या देंगे, तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए हम 4 फ्लेवर बनाते हैं, इलायची और मैरी गोल्ड टाइप के बिस्किट, या फिर डार्क फैंटेसी टाइप की चॉकलेट वाले बिस्किट, तो हो सकता है कि मेरे पास अगर अभी चॉकलेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने प्लान किया था कि मैं इस महीने चॉकलेट बिस्किट बनाने वाली हूँ, लेकिन इफ इट इज नॉट देयर, आई कैन गो एंड आई कैन मेक अनदर टाइप ऑफ बिस्किट, बिकॉज आई कैन नॉट कीप माई मशीन्स आइडल। तो आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें काम करते हो, उसके हिसाब से अपनी रूटिंग करते हैं वर्क सेंटर्स की। तो इसको फॉरवर्ड शेड्यूलिंग कहा जाता है। दूसरा होता है बैकवर्ड शेड्यूलिंग। बैकवर्ड शेड्यूलिंग एकदम ऑपोजिट होता है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग के, जहां पे जो काम है वो मेक टू ऑर्डर है। मेक टू ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको किस दिन डिलीवर करना है, ये डेट आपको पहले से पता होता है, और अब आपको इसका बैक कैलकुलेशन करना है कि कौन सा काम हम कब करें ताकि हम उस डेट में अपना सामान डिलीवर कर सकें। तो इसको हम बैकवर्ड शेड्यूलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है सेम बेकरी, एंड वी कैन गो विद एग्जांपल ऑफ केक। तो आपको किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है कि मेरा 15 दिन के बाद मेरा बर्थडे है, या शादी है, या एंगेजमेंट है, या एनिवर्सरी है, कुछ भी, कोई भी इवेंट है,
उस इवेंट के लिए उन्हें एक केक ऑर्डर करना है, और वो केक उन्होंने ऑर्डर करा, तो उन्होंने आपको डेट दे दिया है। अब आपको अपना जो प्रोडक्ट बनाना है वो अकॉर्डिंगली आप बनाते हैं। तो इसको हम बैकवर्ड शेड्यूलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है शेड्यूलिंग मेथोलॉजी। शेड्यूलिंग मेथोलॉजी तीन तरह के होते हैं, मतलब तीन तरह के मेथड्स होते हैं सॉरी, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं शेड्यूलिंग के प्रोसेस में। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किस टाइप की इंडस्ट्री है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का प्रोडक्ट है, और कितना सोफिस्टिकेशन उसमें रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम शेड्यूलिंग मेथड्स यूज करते हैं। लेकिन जो पॉपुलर मेथड्स है उसमें से तीन मेथड है जो बहुत पॉपुलर है। पहला है नैट चार्ट एंड बोर्ड्स, दूसरा है प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स, और तीसरा होता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मेथड। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज। नैट चार्ट एंड बोर्ड्स में बेसिकली हम चार्ट्स बनाते हैं, चार्ट पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं कि कौन सा स्टेप हमें पहले करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप है, उसके बाद कौन सा स्टेप है। उस तरह से हम पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद उसका चार्ट प्रिपेयर करते हैं। और इसमें जो चार्ट्स होते हैं वो मेनली ये प्रोग्रेस चार्ट होते हैं, जो कि डिपिक्ट करते हैं कि क्या कौन सा एक्टिविटी पहले होगा, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, मतलब एक सिक्वेंशियल चार्ट बनाया जाता है, सिक्वेंशियल शेड्यूल बनाया जाता है। और हर एक डिपार्टमेंट के पास ये अवेलेबल होता है, और लोग जानते हैं, जो भी फ्लोर पे काम कर रहे हैं, उस नेट चार्ट के हेल्प से वो अपना काम कर सकते हैं। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और बहुत क्विकली रिवील करता है कि कौन सा करंट सिचुएशन में आप हैं और इसके आगे आपको क्या करना है। तो दिस इज नेट चार्ट। नेट चार्ट आपकी शेड्यूलिंग में यूज होता है, लोड चार्ट के लिए यूज होता है, कि मतलब आप, अगर लोड चार्ट बेसिकली बताता है कि कौन से वर्कर को कौन सा काम असाइन किया गया है, या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को, और या फिर कौन सी मशीन को कितना काम, मतलब लोड, हम बेसिकली यहाँ पे लोड बताते हैं किसके ऊपर कितना लोड है। तो लोड चार्ट्स भी आर एग्जांपल ऑफ नेट चार्ट्स। एंड रिकॉर्ड चार्ट्स भी बनते हैं। रिकॉर्ड चार्ट में बेसिकली हम बताते हैं कि कौन से ऑपरेशन को करने के लिए कितना ऑपरेटिंग चाहिए, टाइम चाहिए, और एक्चुअली अभी जो आप काम कर रहे हैं वो कितना आपने वर्क किया लिया, और कितना डिले आपने किया है, किस मशीन पे कितना डिले हो रहा है, या किस वर्कर से कितना डिले हो रहा है, ये सारी चीजें बताई जाती है। तो नेट चार्ट, अभी जितने भी नेट चार्ट बनते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर्स के हेल्प से बनते हैं, और इसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेथड होता है जो शेड्यूल बनाने के लिए हेल्प करता है, वो होता है प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स। प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस होते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ जॉब, विच जॉब हैज टू बी डन फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ये प्रायोरिटी डिसीजन लिया जाता है कि क्या काम हमें पहले करना है, एंड इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एमआरपी। एमआरपी इज मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हमें लाने हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बिल ऑफ मटेरियल एमआरपी डिजाइन की जाती है, और एमआरपी के बेसिस पे हम अपने मशीन की प्रायोरिटी डिसीजन करते हैं। तो प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स में आपको बहुत बार बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हुए मिलेंगे, या फिर आप रूल्स को आप शॉर्ट फॉर्म में जो चार्ट्स बने होते हैं उसमें लिखा भी होता है। जैसे जो प्रायोरिटी रूल्स हो सकते हैं, बहुत बार हो सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अर्लीस्ट ड्यू डेट, जिसकी जो अर्लीस्ट ड्यू डेट का मतलब है कि जिसका ड्यू डेट सबसे पहले है, सबसे पहले वो काम करिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो आपके पास जो चीज है वो वो काम आप पहले करें, फर्स्ट पहले आइए पहले पाइए, इसको कहा जाता है। तो अगर आप ऐसे देखें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिकली आपका फॉरवर्ड शेड्यूलिंग पे काम करता है, अर्लीस्ट ड्यू डेट आपका बैकवर्ड शेड्यूलिंग पे काम करता है। लीस्ट लैक का मतलब होता है कि टाइम ड्यू लेस प्रोसेसिंग टाइम। लीस्ट लैक में जिसमें काम में कम से कम वक्त लगे, ठीक है, उसमें मतलब डिले सबसे कम हो। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के लिए एसपीटी इस्तेमाल करते हैं। प्रायोरिटी आपकी लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम भी हो सकती है, कि किस काम को करने में, जिस काम को करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है पहले वो कर लो। कहीं पे एसपीटी हो सकता है जिसपे सबसे कम टाइम लगता है, पहले वो कर लो। कहीं पे होता है प्रेफर्ड कस्टमर बेसिस पे, कि मेरा इस कस्टमर का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा प्रेफर्ड कस्टमर है। मान लो आपकी फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन है, और आप रेगुलरली अपने फ्लेक्स पे अपनी मशीन में प्रिंटिंग किए जा रहे हैं,
लेकिन उस बीच में कोई आपका बड़ा क्लाइंट आ गया जो रेगुलरली आपको काफी बिजनेस देता है, तो वो आपका प्रिफर्ड क्लाइंट है, तो आप हो सकता है कि जो आप फ्लेक्स प्रिंट कर रहे हैं उसको बीच में रोक दें और उनका काम आप पहले कर लें। तो प्रिफर्ड कस्टमर ऑर्डर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। एंड रैंडम सिलेक्शन में जो काम मिल रहा है वैसे कर लो। तो रैंडम सिलेक्शन ज्यादातर प्लांट्स पे यूज नहीं होते। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अर्लीस्ट ड्यू डेट, प्रिफर्ड कस्टमर, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक मैथमेटिकल प्रोसेस भी है, और मैथमेटिकल प्रोसेस सबसे सटीक माना जाता है शेड्यूलिंग करने के लिए, सबसे बेस्ट वे है, जहां पे शेड्यूलिंग बेस्ड होता है कैपेसिटी पे, लेबर स्किल पे, मटेरियल पे, एंड उसके एलोकेशन पे। कैसे हम एलोकेट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, जो कि बिजनेस का गोल होता है। और जहां मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वहां पे एक दूसरी चीज भी जो उसको पीछे पीछे आती है, वो होता है मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मेथड में हम मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट बेसिस पे काम करते हैं, और जहां पे हम मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। एंड दीज टेक्निक्स कैन बी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल और पर सीपीएम नेटवर्क मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में हम जब आप लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल पे काम भी किया होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग के सम्स भी किए होंगे, जिसमें आपका जो पूरा इक्वेशन हम फॉर्मुलेशन करते हैं, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म किए जाते हैं, एंड ऑल दीज लीनियर इक्वेशंस आर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सारे लीनियर इक्वेशन को सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट करके, क्या क्या, जैसे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर आपके पास ये रिसोर्स है, लेकिन कोई भी रिसोर्स एकदम फ्री नहीं होता, आपको उसके साथ कोई ना कोई कंस्ट्रेंट जरूर रहेगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग उस तरह के सिचुएशन में व्हाट विल बी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग, वो सजेस्ट करता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप नेटवर्क चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जिसको हम पर्ट या सीपीएम कहते हैं। सीपीएम हो या फिर पर्ट हो, यहाँ पे हम नेटवर्क को इस तरह से बनाते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है उस प्रोजेक्ट के लिए, वहां पे जो काम पहले होना है वो पहले हो, और जो काम बाद में होना है वो बाद में हो, उसकी एक एक्टिविटी बन जाए, और जो पूरी जो प्रोजेक्ट है वो हम शॉर्टेस्ट टाइम में उसको कंप्लीट कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूलिंग। आई होप एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, बिकॉज बहुत सारा नेटवर्क मेरा बीच में चला गया है। तो अगर सब रिकॉर्ड हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रिकॉर्ड हुआ है तो डू चेक द पीपीटी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you so much, and thanks for listening. And if you have not subscribed, please do subscribe to my channel. Thank you.